दोस्तों साथियों सिंध की कौमी निजात गुफ्तगू के सिलसिले का आज चौथा प्रोग्राम हम कर रहे हैं। आज गुफ्तगू उर्दू में इसलिए कर रहे हैं कि मौजू ऐसा है जिससे बहुत सी क़ुव्वतें, बहुत से हल्के, बहुत से लोग वाबस्ता हैं और वो मौजू है कराची को मरकज़ के हवाले करने का, जो ये चंद दिनों से ज़्यादा उभारा जा रहा है। तो इसमें बहुत सी क़ुव्वतें, जैसे मैंने कहा, बहुत से ग्रोह हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी ज़िम्मेदारी हुक्मरानों पर होती है। तो मैं पहले हुक्मरानों से मुखातिब होकर गुफ्तगू को आगाज़ करता हूँ। आपने यहाँ सिंध में और ख़ासकर कराची में अपने जो एजेंट पाल कर रखे हैं, जो आए दिन बस ये बात करते रहते हैं कि कराची को सिंध से अलग करो, कराची को सूबा बनाओ, अभी कहते हैं कराची को मरकज़ के हवाले करो। एक खिलौना उन्होंने समझ रखा है और आप उनकी सपोर्ट करते हैं। आपने सिंध की तारीख़ को, सिंध के कल्चर को दबाने पे 70 साल सर्फ किए हैं। आपने सिंध की तारीख़, सिंध के कल्चर को पढ़ने और समझने की कोशिश नहीं की। अगर आपने उसको पढ़ा और समझा होता तो मैं समझता हूँ आप ऐसी बातें नहीं करते। अगर आप सिंध के कल्चर को, सिंध की तारीख़ को पढ़ें और समझें तो आपको पता लगेगा कि सिंध के लोग दुनियावी चीज़ें दे देते हैं या कोई ले जाता है तो माफ़ कर देते हैं। आप पड़ोसी बनकर उनसे उनके घर के हिस्सा एक मांग लें तो भी वो दे देंगे। आप मुसलमान भाई बनकर उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लें तो वो कहें कि चलो छोड़ देंगे। लेकिन अगर उनके वतन के ऊपर बात आए तो वो तमाम सारी बातें दूसरी भुला देते हैं। मज़हब, नस्ल, कोई भी और बात वो फिर नहीं करते हैं। मैं सिर्फ़ एक लंबी बात को मुख्तसर करने के लिए एक मिसाल आपको देता हूँ कि पाकिस्तान का बानी कहलाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने ये काम किया था, कराची को सिंध से अलग करने का। तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसके ख़िलाफ़ सबसे पहला जुलूस का एहतजाजी जुलूस कराची में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ने निकाला था। जो मुस्लिम लीग सिंध के शागिर्द तंजीम थी उसने निकाला था जिन्ना के इस एक्शन के ख़िलाफ़। और आप या आपके ये हवारी अगर समझते हैं कि ये सिंध एक इंतज़ामी यूनिट है तो इसके एक के बजाय 2 कर दें, 4 दें। सिंध इंतज़ामी यूनिट नहीं है। सिंध सिंधियों का वतन है, हज़ारों बरसों से जिसकी हिफाजत में उन्होंने नस्लों की कुर्बानियाँ दी हैं, नस्लों की जदोजहद इसमें शामिल है। जैसे मैंने पहले कहा, उसकी ज़मीन पर, उसको प्लाट पे आप कब्ज़ा करते हैं, उसकी नौकरी पे आप कब्ज़ा करते हैं, ये उसके जिस्म पर आप ज़ख़म लगाते हैं। लेकिन जब उसके वतन की तकसीम की आप बात करते हैं, उसके रूह को आप ज़ख्मी करते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि जिस्म के ज़ख़म तो भर जाते हैं, रूह के ज़ख़म भरते नहीं हैं। लिहाजा इसको ऐसी मामूली बात न समझें। सवाल ये है, मसला क्या है? कराची में गंदगी है, सिंध की हुकूमत नाअहल है, उसने सफाई नहीं की है। बिल्कुल कराची में गंदगी है, सिंध की हुकूमत भी नाअहल है। कराची में गंदगी की वजह क्या है उस पर आप कभी नहीं आते, उसकी आप कभी बात नहीं करते हैं कि सिंध में ये कचरा, ये गंदगी, ये मिस गवर्नेंस ये हुआ क्यों है। ये जो आपके तावन से सिंध में 70 साल से बाहर से दूसरे सूबों और हत्ता कि दूसरे मुल्कों से लोगों की लामहदूद और गैर मुनज़्ज़म आबादकारी जो है, ये उसकी वजह से है।
पाकिस्तान जब बना है तो तारीख पढ़ के देखो कराची की सूरत हाल क्या थी। कराची एशिया का खूबसूरत तरीन शहर था, साफ तरीन शहर था, मशरक़ की रानी कहलाता था कराची। और अभी एशिया का बदतरीन गंदा तरीन शहर कराची है। क्या हुआ है पाकिस्तान की बात? तो गंदगी, कचरा, मिस गवर्नेंस, लाकानूनियत, उसको आप बढ़ाएं और उसकी सज़ा आप सिंध और सिंधी कौम को दें। और ये क्या गंदगी सिर्फ कराची में? अभी बरसात 15 दिन पहले लाहौर में पड़ी तो वहाँ पे तो कश्तियाँ चलने जैसी सूरत हाल थी। अभी फिर 2 दिन पहले लाहौर में बारिश हुई है, वहाँ क्या सूरत हाल है? तो वहाँ पर तो कभी जिक्र नहीं होता कि लाहौर को पंजाब से काट के मरकज़ के हवाले कर दिया जाए। और फिर ये अजीब फैसले हैं इस रियासत के। अगर मिस गवर्नेंस, गंद कचरे की बात है तो जितना फाटा में गंद कचरा है, और सिर्फ वो ये जो फेंका हुआ कचरा नहीं है, इंसानी कचरा जिसकी वजह से पाकिस्तान भुगत रहा है, सारा पाकिस्तान। आप खुद कहते हैं कि 1 लाख के करीब लोग मर गए हैं, तो उसका मरकज़ फाटा है। अजीब बात है, उसका तो हल आप ये निकालते हैं कि फाटा अनगवर्नेबल बन चुका है, तो लिहाजा उसको मरकज़ के निकाल के सूबे में आप लाते हैं। और कराची में अगर गंद कचरा होता है तो आप कहते हैं कि इसका हल ये है कि इसको सूबे से काट कर मरकज़ के हवाले कर दिया जाए। वाह, सही वाह आपके फैसले। और हम जिस बुनियाद पर ये हम कहते आए हैं, आज नहीं कह रहे कि ये लोगों की आमद को, गैर कानूनी आमद को आप बंद करें। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की, आपके मुल्क का आला तरीन अदालत कह चुकी है कि कराची में बदअमनी की जो सूरत हाल में, उसमें बहुत बड़ा एहसान बाहर से आने वाले लोगों का है, जिनका कुछ पता नहीं है कि वो कौन है, कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं और कहाँ रहते हैं। आप ये उस वक्त कर रहे हैं जब कश्मीर को हिंदुस्तान का मरकज़ी इलाका बनाने के 1 साल पूरा हुआ है। उस वक्त आप कराची को मरकज़ के हवाले करने की बात कर रहे हैं। आप कश्मीर को मरकज़ का इलाका बनाने की तो मुखालफत करते हैं, आपसे ज़्यादा हम भी मुखालफत करते हैं उसकी। आप तो कश्मीरियों के लिए लूला लंगड़ा हक़ खुद इरादत मांगते हैं, हम उनके लिए मुकम्मल हक़ खुद इरादत मांगते हैं, उनकी हिमायत करते हैं। आप तो कहते हैं कि उनको हक़ खुद इरादत दो और उनको पाकिस्तान में शामिल करते हैं। हम कहते हैं कि कश्मीरी कौम है, उनकी हज़ारों सालों की अलग शनाख्त है, ज़बान, कल्चर है, वो कौम है, उनको मुकम्मल हक़ खुद इरादत दिया जाए। वो अपनी किस्मत का फ़ैसला खुद करें कि वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, या आज़ाद खुदमुख्तार रहना चाहते हैं। तो हम उससे आपसे ज़्यादा उनकी करते हैं। लेकिन यहाँ ये बात आती है तो सबसे बड़ा नुकसान इसका कश्मीरियों को क्या होता है? आर्टिकल 370 और 35A के ख़त्म करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस वक्त अभी तक कश्मीर में गैर कश्मीरी बाहर से लोग आने वाले न वहाँ ज़मीन मिलकर ख़रीद कर सकते हैं, न वहाँ उनको वोट का हक़ है। तो ये हक़ उनका ख़त्म होता है। हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों से हिंदुस्तान की हुकूमत लोग ला के वहाँ आबाद करके कश्मीरियों की शनाख्त को ख़त्म करना चाहते हैं ना। ये है ना एतराज़ की बात, झगड़े की बात, जिस पर आप आवाज़ उठाते हैं, जिस पर हम आपसे ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं। ये हकीकत है, ये नहीं होना चाहिए। वरना अगर हिंदुस्तान से लोग आ जाएं, जैसे अभी उन्होंने उसको ऐलान कर दिया, क्या हिंदुस्तान के ऐलान करने से कश्मीर की कौमी हैसियत ख़त्म हो गई और वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा? उसको तो आप कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। तो फिर कराची में ये कैसे हो सकता है कि उसको आप जब चाहें काट
दें उसको। और मैंने आपको बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना का फैसला उसको सिंधियों ने कबूल नहीं किया। उस वक्त सिंध में मुस्लिम लीग सबसे मकबूल जमात थी, लेकिन इस फैसले को, जैसे मैंने कहा, बाकी सब चीज़ों पर सिंध के लोग बर्दाश्त कर लेंगे, इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त करते हैं। और उसी दिन से सिंधियों की तहरीक चलती रही जब तक 1970 में फिर कराची को सिंध का दारुल हुकूमत बनाया गया। तो ये आप इस बात को समझें कि ये फिर आप नए सिरे से सिंध में एक बहुत बड़ी टकराव, बहुत बड़े फसाद की बुनियादें डालने जा रहे हैं। और जहाँ तक है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत नाअहल है, बिल्कुल नाअहल है, तो वो आज से नहीं है, वो तो कई दहाइयों से है। और क्या सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत नाअहल है? दूसरी हुकूमतें अहल हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत अहल है, जिसका वज़ीर आला कहता है कि डिग्री जाली हो या असली हो, वो एक जैसी है, वो अहल है। और पंजाब का जो वज़ीर आला अभी है, उसकी जो चीज़ें मीडिया पर चल रही हैं, उसकी सलाहियत की, तो वो अहल है। आपने कभी उसकी बात नहीं की है। तो अगर नाअहल हुकूमतें हैं तो फिर इस वक्त सबसे ज़्यादा नाअहल तो पाकिस्तान की हुकूमत है। तो अगर सिंध की हुकूमत नाअहल है तो सिंध का इलाका काट के आप मरकज़ के हवाले करते हैं। तो जब पाकिस्तान की मरकज़ की हुकूमत नाअहल है तो फिर आप क्या करेंगे? क्या उसको किसी आलमगीर, किसी बैनुल अक़वामी तंजीम, इदारे के हवाले करेंगे? क्या करेंगे अगर ये हल आपने निकाला उसका? तो और फिर भी यहाँ मैं फिर फाटा की मिसाल देता हूँ कि फाटा में जो कुछ हुआ वो दुनिया जानती है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उस पर बात हो चुकी है। आर्मी पब्लिक स्कूल पर जो हमला हुआ वो फाटा से हुआ। मैं ये कहता हूँ कि फाटा 65 साल तक, बल्कि 70 साल तक किसके कंट्रोल में था? फाटा तो मरकज़ी हुकूमत के कंट्रोल में था ना। तो फिर वहाँ इतनी बदइंतज़ामी, इतनी लाकानूनियत, इतना गंद किचरा क्यों हुआ? और अगर हुआ तो फिर उस हिसाब से पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत के लिए क्या सज़ा है? कि अगर सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत की नाअहली की सज़ा ये दी जाती है कि सिंध के दारुल हुकूमत को काटा जाए, तो फिर 70 साल तक फाटा पे हुक्मरानी करने वाली मरकज़ी हुकूमत के लिए क्या सज़ा है? तो लिहाजा ये सिंध इंतज़ामी सूबा कतई नहीं है। इसलिए माजी की तारीख से सबक सीखें। अगर आप इस खित्ते में अमन अमान तरक्की चाहते हैं तो ये पुराने ज़ख्म फिर न खोलें। और जैसे मैंने कहा कि जब 48 में हुई थी तो 70 तक सिंधियों की जदोजहद चलती रही थी। अभी सिंध की कौमी तारीख के हवाले से ज़्यादा बाशऊर हैं। ये ऐसे नामुमकिन है कि ये चीज़ आप करें और इसको सिंध के लोग कबूल कर लें। इसके खिलाफ फिर जदोजहद चलेगी। फिर आपकी तरफ से फतवाएं आएंगी कि देखें सिंधी तो ऐसे हैं, सिंधी तो ऐसे हैं। मैं इसके साथ ही कराची से जो आवाज़ें आती हैं, तो कराची में रहने वाले लोगों के हिस्सों से भी बात करना चाहता हूँ। जो इस वक्त बड़ी आबादी बाहर से आ रही है, जो गैर कानूनी लोग आ रहे हैं, दहशतगर्द दुनिया के दूसरे खित्तों से, बर्मा से, बंगाल से, नेपाल से, अफगानिस्तान से, उनकी तो बात ही अलग है। उनसे तो हम बात ही नहीं करते। उनको तो निकलना ही पड़ेगा। पाकिस्तान की सरकार निकाले तो वो तरीके से होगा, वरना सिंध के लोग निकालेंगे। मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो यहाँ पर रोजगार के लिए आते हैं। उनमें माजी करीब से सबसे बड़ी तादाद पख्तूनों की आ रही है। तो मैं पख्तूनों से ये कहता हूँ कि आप खुद यहाँ एक पाकिस्तान की रियासत में महकूम कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं।
आपके साथ जो ज्यादतियां होती हैं उस पर आप आवाज उठाते हैं, हम आपकी हिमायत करते हैं। तो आप बताएं, कराची के हवाले से आपका नुक्ते निगाह क्या है? खास करके पख्तून जो नेशनलिस्ट लीडर हैं, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान और दूसरे उनके लीडर, और अवामी नेशनल पार्टी के असफंदियार वली और उनके साथी, मैं उनसे मुतालबा करता हूं कि आप अपना नुक्ते निगाह वाज़ेह करें कि आप इस बात में किस तरफ खड़े हैं। सिंध के अवाम के साथ, सिंधी कौम के साथ आप खड़े हैं जो अपने वतन के दिफा चाहती है, या उन हुक्मरानों के और उनके एजेंटों के साथ खड़े हैं जो आज सिंध के तकसीम की बात करते हैं, जिन्होंने आपके वतन को भी तकसीम करके रखा हुआ है। तो आप अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। और उसके साथ ही मैं पाकिस्तान के तरक्की पसंद लोगों, क्योंकि हम खुद तरक्की पसंद हैं, लेफ्ट के लोग हैं, उनसे भी मैं कहता हूं कि आप भी इस मसले पर अपना नुक्ते निगाह वाज़ेह करें कि सिंध की कौमी वहदत, कौमी शनाख्त के बारे में आपका नुक्ते निगाह क्या है। आप पाकिस्तान को एक कसीरुल कौमी मुल्क मानते हैं जिसमें सिंध एक कौम है, और कराची से लेकर कश्मीर तक ये धरती उनका वतन है। ये आप मुतालबा हमारा की हिमायत करते हैं, या आप हुक्मरानों के उस नुक्ते निगाह की करते हैं कि पहले बाहर से लोगों को रोजगार के